इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद, कहा रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की पूरी संभावना, बिहार में चल रही नीतीश कुमार की लहर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद, स्पष्ट साधा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना, कहा लालू यादव का परिवार नहीं जीत रहा चुनाव। कोलकाता में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर बोले समीक भट्टाचार्य, प्रदेश सरकार पर साधा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशाना, कहा कई मामलों में पुलिस एफआईआर भी नहीं करती दर्ज। हजारीबाग पुलिस की तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 8.2 किलो अफीम की बरामद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की पूरी संभावना है। सत्ता समर्थ लहर है, हम इसे नीतीश लहर कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने की घोषणाएं की गई और उन घोषणाओं को वास्तविकता में भी बदला भी गया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संभावना है और ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। हम इसे कह सकते हैं कि ये नीतीश लहर है। एनडीए का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनने वाली सरकार को दे दिया है और महिलाएं खासी उत्साहित हैं। उनके जीवन में बड़े बदलाव का एक रोड मैप नीतीश कुमार जी ने सुनिश्चित किया और जो पंचायती व्यवस्था से लेकर सरकारी नौकरियों और उसके बाद उद्यमी बनने की गारंटी, अगर आप देखें तो पिछले 20 वर्षों में हर कार्यकाल महिलाओं को काफी मजबूत बनाए जाने के लिए लगातार योजनाओं का ऐलान हुआ, उन्हें जमीन पर उतारा गया और इसीलिए आज नौजवान महिलाएं पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी हैं। अरवल में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ समय पहले राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा निकाले थे। यह यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। राहुल गांधी पटना से लेकर इटली तक जितनी चाहे उतनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो घुसपैठियों को नहीं बचा सकते। हम एक एक घुसपैठियों को देश और बिहार से बाहर निकालेंगे। को बिहार के युवाओं से ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता है। देखिए, राहुल जी जमीनी मुद्दों पर बात तो नहीं करते हैं। जो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन ने आज कहीं ना कहीं का राहुल गांधी को नहीं छोड़ा है। पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ सिमट गया है। बिहार में सबसे मुश्किल वक्त आज अगर आरजेडी के लिए है तो कहीं उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए है और शायद इसीलिए जो कुछ भी लेकर वो जनता के बीच गए उन मुद्दों की भी उनको समझ नहीं है और जो एनडीए ने काम किया केवल उसकी मुखालफत करके और बदले में कोई अगर आप विजन नहीं देंगे तो लोग आपको नकारेंगे ही और वही उनके साथ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा मैं हार नहीं मान रहा हूं। पूर्णिया में कहा रैली में, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयोग है वो ज्ञानेश कुमार वोट चोरे, उनका पूरा प्रयास चल रहा है। मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ कि बिहार
कि जेन जेड से कह रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना मतदान केंद्र पर सतर्क रहे और ऐसा ना होने दे। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं और आपका भविष्य को चुराने की कोशिश कर रहे हैं और वो वोट चोरी इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, ये 14 तारीख को उन्हें क्या कहना है उसका ट्रेलर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। जब बुरी तरह से कांग्रेस और महागठबंधन बिहार में हारेंगे तो फिर यही कहना होगा, तो उसका पूर्वाभ्यास है ये। अब लगातार वोट चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जिस तरह से ईवीएम हैक करने के आरोप उनकी ओर से पहले भी लगते रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया है। और स्पष्ट है कि कांग्रेस जब हरियाणा में हारी तो परिवार और एक परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो वहां असंतोष था, उसकी वजह से कांग्रेस की पराजय हुई। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस अगर अप्रासंगिक हुई है तो जमीनी मुद्दों को नहीं समझने की वजह से। बिहार में भी कांग्रेस इसलिए हार रही है कि उनके पास न संगठन बचा है और न कोई उनके पास कार्यक्रम। तो अब बहाने ढूंढने के लिए ये 24 घंटे का वक्त है, जो जो ढूंढ सकते हैं ढूंढ लेना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव परिणाम लगभग 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद ही चुनाव आयोग ने अभी तक कितने महिला कितने पुरुष मतदान किए उसका खुलासा नहीं किया। ये आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? वीवीपैट पर्चे भी रोडों पर, सड़कों पर बिखरी मिल रही है, सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका खुलासा क्यों नहीं करा, जवाब दें। देखिए, विधानसभा वार तो मैंने स्वयं देखे हैं कि ज्यादातर आंकड़े जो पुरुषों और महिलाओं के मतदान के हैं वो आ गए हैं। अब वो किन आंकड़ों की तलाश करते हैं? उन्हें बजाय इसके कि वो चुनाव आयोग को गालियां दें, अपने बिखरते हुए महागठबंधन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि जो जबरदस्त रार फंसा है उनके और वीआईपी के बीच, उनके और कांग्रेस के बीच, और जिस तरह से सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीआई जैसी पार्टियां खुद असहज महसूस कर रही हैं और उसकी वजह से जो पूरा गड़बड़ झाला महागठबंधन का है उसे ठीक करने के लिए कम से कम दूसरे चरण के पहले भी ठीक कर सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में गई है। लालू यादव के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीत रहा है। 2010 की स्थिति दोहराई जाएगी। जब हम रैलियों में गए तो यह स्पष्ट था कि बिहार में लालटेन युग खत्म हो गया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि लालटेन अब दुकानों में नहीं मिलती है। सभी मीडिया के साथीगण, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी को और सभी लोगों को, और जिन लोगों ने आदरणीय राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई एनडीए के साथी बिहार आए और सबने बिहार के उन्नति के लिए, विकास के लिए एनडीए के पक्ष में प्रचार किया और बिहार की जनता का जो स्नेह प्यार मिला, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज 5 बजे तक प्रचार है, परसों मतदान है और पहला जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। और जब हम लोग रैलियों में जाते थे तो यह स्पष्ट लगता था कि बिहार में लालटेन युग समाप्त हो गया
और लालटेन युग इसलिए समाप्त हो गया कि जनता ये कहती है कि ना दुकान में मिलती है लालटेन, ना किसी के घर में है। अब मोदी जी और नीतीश जी के युग में एलईडी बल्ब और बिजली युक्त है, और उस पर भी 125 यूनिट लगभग 1,70,00,000 परिवार के घरों में पिछले 4 महीने से बिजली बिल नहीं आया है। ये ऐतिहासिक फैसला रहा मोदी जी और नीतीश जी का। और कुछ लोग गुमराह करते थे इस दौरान कि जो आदरणीय मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया, उसको कुछ लालटेन के लोग, महागठबंधन के लोग ये गुमराह करते थे कि इस पे सूद देना होगा और ये पैसा वापस करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने भी इसका जोरदार खंडन किया कि ये किसी भी कीमत पर ये पैसा वापस नहीं होगा। जिनके खाते में गया ये पैसा उनका हो गया। और कई बहनें आकर मिली जिन्होंने कहा कि हमने बकरी खरीदा, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हम छोटा रोजगार शुरू कर रहे हैं, हमने दुकान खोला। ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा। इसलिए एनडीए ने युवाओं के लिए रोजगार की चिंता किया, महिलाओं के लिए उनके रोजगार की चिंता किया, उनको उद्यमी बनाने का शुरुआत किया। ईबीसी वर्ग के लिए अलग से एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें तांती समाज, ततमा समाज, निषाद समाज, तेली समाज, अति पिछड़ा समाज के कई वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया गया। इसलिए आज मैं सभी मीडिया साथी को भी धन्यवाद देता हूं। परसों मतदान होने वाले हैं और जिस तरह प्रचार अभियान एनडीए ने चलाया, सबका समर्थन मिला, सबका सहयोग मिला, जनता का भी समर्थन मिला, जनता तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाए। इसलिए मैं सबका शुक्रिया भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आगे 11 तारीख को जो मतदान होगा उसमें थंपिंग मेजॉरिटी से फिर से एनडीए को जिताने का काम कीजिए। धन्यवाद। गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया की 18वीं प्रदर्शनी पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लगभग 1000 प्रतिभागी वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार योगदान दिया। टीओडी नीति के साथ हम सड़क तक पहुंच के बिना ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के मेट्रो तक का पारगमन कर काम कर रहे हैं। 2047 तक शहरीकरण बढ़ाने की उम्मीद है, इसलिए हम टीयर 2 शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए ई वाहनों के साथ पारगमन को भी कोशिश कर रहे हैं। गई है, अब RRTS का विषय है, तो ऐसे सारे विषयों को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए जो विचार, नए अनुभव, उसके आधार पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। 3 दिन तक लगातार यहाँ बैठ करके लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ रहे हैं और अपने अपने अनुभवों के आधार के ऊपर सब लोगों ने 8 इसमें तकनीकी सत्र हुए, 8 इसमें राउंड टेबल डिस्कशन हुए, 8 रिसर्च सिम्पोजियम ये आयोजित किए गए और जितना भी सारा विषय आया उसको समाप्त करने के लिए आज समापन का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें उन सब चीजों के ऊपर जो विचार किया गया उसके अंदर जैसे टीओडी पॉलिसी अर्थात ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इससे जो भी हमारे रोड साइड की डेवलपमेंट है उसको जरा हाई राइज बिल्डिंग के साथ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बढ़ाया जाए ताकि लोग मेट्रो से आए, घर चले जाए, वहां से उतरे, रोड पर आए बिना ही अपने ट्रांजिट का जो सारी व्यवस्था उनकी हो जाए। ऐसे टीयर 2 की जो हमारी सिटीज हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में 2047 तक देश में अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ने वाला है। आज जो हमारी 40 करोड़ के आसपास आबादी, शहरी आबादी मानी जाती है, ये 2047 में 80 करोड़ हो जाएगी, अर्थात हर दूसरा व्यक्ति शहरों में होगा। तो इसका भी आज ही विचार करेंगे। टीयर 2 के जो शहरों की एक्सपेंशन है वहाँ मोबिलिटी की व्यवस्थाएं आज ही विचार किए जाए ताकि हम 20-22 साल में इस विषय को आगे और अच्छे प्रकार से बढ़ा सकें। हमारे रोड के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अभी तक डीजल, पेट्रोल इसके ऊपर ज्यादा निर्भर है। इसको ई मोबिलिटी के नाते से हम आगे लाएं। ई बसेज है, ई व्हीकल्स हैं और उसके अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर माइल तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आज ही योजनाएं सब बना रहे हैं। ऐसे ही उसके अंदर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी अर्थात मेट्रो से व्यक्ति उतरे अपने डेस्टिनेशन पर
जाना है आना है उसका उपयोग कर सकें। लग्जरी कोचेस की बात भी आई है कि जो ऐसे अच्छी गाड़ियां लेके अच्छे परिवार जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी हाई है वो भी मेट्रो से लग्जरी कोच में ट्रेवल कर सकें, इसका भी एक विचार आया है। एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो भी एक कार्ड की व्यवस्था किसी प्रकार का किराया देना है तो उससे उस कार्ड से दे सके थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा इसको पहले इसका प्रयोग हो चुका है लेकिन सारे देश भर के लिए इसको बनाया जाए। तो इन सब चीजों की चिंतन जो आज किया गया है और सबसे मूल बात यह है कि इन सारी व्यवस्थाओं में जो कल्पना की जा रही है, जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं 2047 तक लगभग 80 लाख करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट होगा। तो 80 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंसिंग ये कैसे होगा, कहां से आएगा, सरकारें कितना लगाएंगी और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना होगा, ऐसी सब चीजों पर विचार किया गया ताकि हम स्मूथली उसको आगे बढ़ा सके, उसको पूरा कर सकें। तो एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए सफल ये कॉन्क्लेव ये गया है जिसके अंदर पूरी फ्यूचर की डायरेक्शन ये सब बता दी गई है। हर एक स्टेट को ये काम करना वो करेंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी बुलाया गया था। मोबिलिटी में काम करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सबको बुलाया था। सब अपने अपनी भागीदारी के साथ काम करें। हम हर वर्ष ये मोबिलिटी का जो हमारा कॉन्फ्रेंस होता है ये हम करते हैं और अगले वर्ष का कहाँ होगा इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। आज हमने तय किया कि अगले वर्ष का जो ये कॉन्क्लेव होगा वो उड़ीसा में भुवनेश्वर में होगा और 23 से 25 अक्टूबर 2026 इसकी डेट रहेगी और कुल मिलाकर के वहां भी इन सब विषयों पर विचार करते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना ही विषय जानकारी के लिए आपको बताना। कोलकाता के तारकेश्वर इलाके में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर देती है। कोई व्यक्ति 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कैसे कर सकता है, यह चौंकाने वाला है। केवल एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। यह कानून की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाता है। यह संवैधानिक पतन है। की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये बोला गया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फैमिली का कहना है कि एफआईआर लेने से पुलिस मना कर रही थी। ऐसे बहुत सारे घटना में पुलिस एफआईआर नहीं ले रहे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़े हैं उसमें 2021 चुनाव खत्म होने के बाद 27 महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ था, पुलिस एफआईआर नहीं लिया। 27 दिन के भीतर 56 बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया, पुलिस एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं था। आज जब पोस्टपोल वायलेंस के ऊपर सीबीआई का इंक्वायरी हो रहा है तो पुलिस हॉस्टाइल कर रहे हैं सारे साक्षियों को, एविडेंस मिटा रहा है। यही तो पश्चिम बंगाल पुलिस का काम है। 4 साल की बच्ची को रेप कैसे कर सकते, ये तो सोचकर भी हम लोग हैरान हैं। तो ऐसा पाप, ऐसा जो मानसिक रूप से जो लोग बीमार हैं उन लोगों का ही काम है, लेकिन उसका साथ साथ कानूनी व्यवस्था कैसा है उसको भी देखना चाहिए। इट्स अ टोटल एनर्की, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, आई थिंक सो। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड दिस इज द प्रॉपर टाइम ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंटरवीन। अभी नहीं तो कब करोगे? सर, इसके पहले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के आज मोहन भागवत जी ने साफ तौर से कह दिया, इसके पहले भी 3 बार इन लोग कोशिश किए लेकिन कोर्ट के तरफ से खारिज कर दिया गया, कोई रोक टोक नहीं हुआ। आखिर क्या कहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी का सांसद का अपेक्षा नहीं करता है। उसको एडवोकेटिंग का कोई जरूरत नहीं है। जो संघ से टकराएगा वो खत्म हो गया। आप लोग पूरा कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऊपर कितना बार हमला किया। 1,25,000 स्वयंसेवक को गिरफ्तार करने का बाद भी वो आरएसएस का इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाए। कांग्रेस का, मिसेस गांधी का वो इमरजेंसी का ऑटोक्रेसी
उसका ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड, उसको उखाड़ कर फेंक दिया था उसी संगठन ने। अरे ऐसे मांग के लिए मांग है, इसका कोई भी चर्चा ज्यादा समाज के लोग नहीं करेंगे। आरएसएस तो चुनाव के पहले, बिहार चुनाव हो या फिर बंगाल के चुनाव के पहले हर बार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के और काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज, टीएमसी जैसे पार्टीज ये सवाल उठाते हैं, ये से मुसलमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आरएसएस का खिलाफ है। वो सारे मुसलमान को वो अफजल गुरु का पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन पे नहीं। हम लोग चाहते हैं भारत की मुसलमान वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ रहे, वो काजी नजरुल इस्लाम के साथ रहे, एस वाजिद अली का साथ रहे, सैयद मुस्तफा सिराज मुस्तफा अली का साथ रहे। लेकिन कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम ये लोग चाहते हैं सभी को हम लोग, सारे मुसलमान को हम लोग आतंकवादी बना देंगे, सारे मुसलमान को देश विरोधी बना देंगे, सारे मुसलमान को पत्थरबाज बना देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो स्थिति साफ है, जो हम लोग आज की जो मुस्लिम पीढ़ी है उसका हाथ से पत्थर छीनकर उसमें कलम दे देंगे, और उस जिसका हाथ में तलवार है तलवार छीनकर किताब दे देंगे। ये हमारा स्टैंड है, उसका स्टैंड है। दादा घर पे वो लीडर विजिट करेंगे, उन फैमिली के साथ वो कांटेक्ट में रहेंगे उन लीडर, और हेल्प भी एक्सटेंड करेंगे। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो पैसा देके हेल्प कर रहे हैं, नहीं करिए ना। एक व्यक्ति गुजर गया, अगर उसका घर में कुछ पैसा जाए तृणमूल की तरफ से, अच्छा है परिवार के लिए। और तृणमूल सभी समय मृतकों के साथ है। जो लोग गुजर गया 10 साल पहले, 15 साल पहले, तृणमूल बोल रहे हैं, अरे वो भी तो किसका पिता थे, किसी का प्रेमिक थे। हो सकते हैं वो लोग दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन हम लोग क्यों छोड़ेंगे उसको? हम तो छोड़ नहीं सकते। हम उसका नाम वोटर लिस्ट में रखेंगे। अभी शमशान घाट से सरकारी हॉस्पिटल में वो सारे बोल दिया गया, ये जितना भी मृत्यु हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे सेरेब्रल अटैक हो, चाहे सीकेडी हो, किसी भी बीमारी से कोई मर जाए तो उसके डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाएगा इस मृत्यु का कारण है SIR। अगर कोई दारू पी करके तेज मोटरसाइकिल चलाकर एक्सीडेंट कर लिया, मर गया, तो यही रिपोर्ट पे आएगा पुलिस कि ये SIR का डर से इतना मानसिक संतुलन उसके ऊपर प्रेशर आया, जो खो गया वो, तो उसी के लिए स्पीड बढ़ा दिया, रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाया, गया, कारण SIR है। अभी डेथ सर्टिफिकेट SIR चलेगा, शमशान घाट में भी चलेगा, हॉस्पिटल में भी चलेगा। भिलवाड़ा में मांडलगढ़ क्षेत्र के चांदगढ़, जीवाखेड़ा और दोवनी गांवों के लोगों महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जो बनास नदी में अवैध खनन कर रही है। 13वें दिन भी धरना जारी रहा, जिनमें महिलाओं ने भी भाग लिया और मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। RLP कार्यकर्ताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया और अधिकारियों पर ठेकेदार से मिली भगत का आरोप लगाया। हजारीबाग जिले के केरे जारी प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण विकास प्रवेश प्रमंडल के तहत करीब 1.65 करोड़ रुपए की लागत से पुलिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ओर से कार्य में बाधा डालने के बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और पाया कि कार्य सही ढंग से हो रहा है। ग्रामीणों ने संवेदक को आश्वस्त किया कि वे कार्य में उनका सहयोग करेंगे और कोई बाधा नहीं डालने देंगे। तो क्या अभी कैसा काम क्या चल रहा है इसमें, कैसे चल रहा है? अभी हम तो फिलहाल अभी आए, तो हम तो देख रहे हैं काम कुछ अच्छा ही चल रहा है, कोई सा गड़बड़ नहीं है। और कुछ ऐसा कभी गड़बड़ होगा तो फिर हम लोग पूरा ग्रामीण रोकेंगे। तो ये ग्रामीण को अभी जो बैठक किए थे आप लोग रोड के लेकर जी, तो क्या निर्णय किया गया? निर्णय हुआ है कि रोड अभी लोग बनाएगा। हाँ। और इसके पहले जो पेपरबाजी हुआ, कुछ हुआ, इसका क्या खंडन कर रहे हैं आप? वो खंडन है, सब छोड़िए, सब पुरानी बात है, सब फ्रॉड चीज़ है। लोग बहुत सारे लोग ठेकेदार को लोग दबाने उबाने का भी प्रयास किया, लोग को अपना प्रलोभन के चक्कर में कुछ लोग अपना रोटी सीखने के चक्कर में था, लेकिन वो चीज़ नहीं चला। ग्रामीण लोग नहीं चलने दिए। हमारा भारत तो ग्रामीण बहुत एक है, एकता में सब कुछ यहाँ पर सिस्टम से काम करवा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर साहब। कहाँ के? यही का है भारत का। क्या रामेश्वर साहब? क्या आप क्या आके देखे? आप पूर्व मुखिया हैं,
इसके पहले विवादित चल रहा था यहाँ पे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्या मटेरियल का प्रॉब्लम था, अभी क्या ये तो जो भी हुआ है कम बेसी जितना भी शिकायतें है सब खत्म कीजिए और काम अच्छा से कीजिए, और जितना भी सीरियस काम है अच्छा कीजिए, उसमें साथ है, गलत कीजिएगा उसमें साथ नहीं है। अच्छा, तो अभी काम कैसा है, मतलब काम करना है कि नहीं करना? हाँ काम करना है, काम चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं काम में। आगे आगे आपको जिला तक लोग पहुंचा दे रहा है इस बात को कि काम खराब हो रहा है। नहीं नहीं, काम कीजिए, अच्छा कीजिए, हम यही कहेंगे। तो उसके आगे मतलब आप लोग जिम्मेवारी ले रहे हैं इस काम का? हाँ काम की जिम्मेवारी कह लेंगे, अच्छा कीजिए, जिम्मेवारी लेंगे। ग्रामीण हम लोग पूरा ग्रामीण है, साथ है ना, कोई टेंशन मत लीजिए, लेकिन अच्छा से काम कीजिए। अपना परिचय सर? मेरा नाम रामेश्वर साहब है, पूर्व मुखिया है बारहवीं तो पंचायत का। काम तो ठीक हो रहा हो, काम ठीक हो रहा है। हाँ का तो अभी काम रुकावल है तो सब क्या है? अरे रुकावल हो, थोड़ा मोड़ा गलती चल रहा था, वो तो रोक दिया, अब काम चालू करो और काम अच्छा से करो। अच्छा से करो। हाँ काम होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए, है ना? हाँ ठीक, क्या नाम मिला तो? हमारा नाम श्री बोधन साहब। ये बारी तो होगी ना? बारी तुमने हर चीज कहा कि गांडा पर केगा। आप ठेकेदार अभी है ना संवेदक? हाँ मैं ही संवेदक हूँ। अच्छा, प्रदीप कुमार मेहता। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या था इसमें अभी? कुछ ग्रामीणों का समस्या था कि जेएसबी कम है, लेकिन जैसे ग्रामीणों का समस्या हम लोग सुने, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग ये अपना कार्यस्थल पर पहुँचे और इसकी शिकायत को तुरंत निराकरण करते हुए हम लोग इसको ये निराकरण करने का काम किए। अभी अब काम में कोई बाधित नहीं, कोई बाधित नहीं है। हजारीबाग जिले मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 42.5 लाख रुपए की 8.2 किलो अफीम बरामद की। इस मामले में 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उनके पास से 4 बैग में अफीम, 4 मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हजारीबाग पुलिस के द्वारा अफीम एवं अन्य नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कल पुलिस अधीक्षक महोदय को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अफीम की तस्करी कर रहे हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुई उस बेसिस पे अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें चुरचू सर्किल की पुलिस इंस्पेक्टर विद्यावती ओधर, थाना प्रभारी मुफस्सिल रोशन और एवं मुफस्सिल थाना के सशस्त्र बल एवं अन्य जेएसआई पदाधिकारी का एक टीम बनाया गया, जिनके द्वारा मुकुंदगंज में टोयोटा शोरूम के पास ऐसे अफीम तस्कर के होने की सूचना प्राप्त हुई। जब वहां गया तो उनको देख के कुछ लोग भागने लगे। जब उनको सकुशल बल के द्वारा पकड़ा गया एवं उनकी जांच की गई, तब जाके उनके पास से हमें कुल मिला के 8.2 किलो अफीम, जो कि 4 बैग में इनके पिट्ठू बैग में रखे हुए थे, और 4 पीस मोबाइल का प्राप्त हुआ तलाशी में। ये चारों लोग रामगढ़ से ट्रेन पकड़ के हरियाणा एवं पंजाब के लिए प्रस्थान करने वाले थे। इन चारों का नाम है सचिन मेहता, ननकू ठाकुर, राकेश कुमार मेहता एवं अनिल दांगी। इसी संदर्भ में मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 187/25 दर्ज किया गया, जिसपे एक कार्रवाई की गई। मूल्य क्या होगा? इस अफीम का कुल अनुमानित मूल्य 42.5 लाख रुपए है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।